नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और न केवल पद महत्वपूर्ण है, हमारे एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इनके बारे में, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पढ़ने के पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि पॉलिटी के जो हमारे वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं। आप देखेंगे स्टार्ट टू एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाया है। तो आज ये 32वां लेक्चर है। इसके पहले के जो 31 लेक्चर हैं आप उनको सीरियल से देख सकते हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आप यूपी पीसीएस से दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो या वनडे एग्ज़ाम का हो, किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी होगा। आप उनको पढ़िए और फिर उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कैग का टॉपिक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसकी रूपरेखा 1857 में ही बन जाती है। अगर इसके इतिहास में जाया जाए तो कैनिंग के समय में जब 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास 3 प्रेसिडेंसी जब हुआ करती थी, उस समय जो खर्च हुआ करते थे विभागों में, उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय से ही शुरू हो गई थी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को भारतीय संविधान के जो हमारे निर्माता थे उन्होंने भी इसे आगे बनाए रखा और भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में कैग के बारे में वर्णित किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में नियुक्ति से संबंधित बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है अनुच्छेद 148 में कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है और किसी भी इसमें नियुक्ति प्रक्रिया का कोई पालन नहीं होना है। और इसमें यह दिया गया था कि इनकी जो शक्तियाँ, जो इनके सेवा शर्तें होंगी, उसके लिए संसद नियम बनाएगी। तो संसद ने इस पर एक नियम पारित किया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971। तो इस अधिनियम के तहत इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनको रखा गया है। कौन कौन सी बातें इनमें वो हो सकती हैं, तो ये अधिनियम के जरिए इनको निर्धारित किया गया है ये सब बातें। तो इस अधिनियम में क्या क्या कहा गया है ये सीधे आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि ये नियम बनाए गए हैं संसद द्वारा और ये संसद को बनाने की शक्ति किसने दी है? कानून, संविधान ने। तो इन पे देखते हैं कि ये जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, अगर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं तो ये शपथ कैसे लेंगे। तो इनके शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3, आप जानते हैं कि उसमें शपथ का ही प्रारूप है। तो अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है। यह जो शपथ का प्रारूप है वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ के अनुसार ही है। दोस्तों, एक बात ये जान लीजिए कि कैग की जितनी सेवा शर्तें रखी गई हैं, ये कर्तव्य शक्तियाँ, सेवा शर्तें, वो सभी उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान ही हैं। आप जानते हैं कि उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, इसलिए मैं बार बार अन्य न्यायाधीश बोल रहा हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान ही इनकी बहुत प्रमुख बातें हैं, तो उनसे आप इनको तुलना कर सकते हैं। तो अनुसूची 3 के तहत इनकी शपथ होगा। शपथ किसके समक्ष लेंगे? तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र। तो नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, तीनों चीज़ें किसके हाथ में हैं? राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन ये बात कहना उचित नहीं है कि वह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के विश्वास पर आधारित है, ऐसा नहीं। उसको हटाने की प्रक्रिया जटिल है। तो राज्यपाल की तरह नहीं है कि जब चाहे वो राष्ट्रपति महोदय उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल नियुक्ति कर सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं और उसके बाद त्यागपत्र ले सकते हैं। अब
इनकी कार्यावधि क्या होगी। कार्यावधि को लेकर के ये रखा गया है कि उनकी कार्यावधि होगी 6 वर्ष। अगर आपसे केवल उनका वर्किंग पीरियड पूछा जाए तो वो 6 वर्ष का होगा, लेकिन निर्बंधन क्या है, उस पर रोक क्या है कि उस 6 वर्ष के दौरान उनकी आयु 65 वर्ष पार न कर जाए। अर्थात इनमें से जो भी पहले हो, अगर 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो 6 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और अगर 6 वर्ष नहीं हुआ है, अगर वो 4 साल या 5 साल ही हुए और उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी, 65 वर्ष, और उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। तो याद हो गया, 6 वर्ष उनका कार्यकाल है, 65 वर्ष मैक्सिमम एज तक वो काम कर सकते हैं। इनसे इनके पद को हटाने की प्रक्रिया 2 है। एक तो वो खुद त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और दूसरी बात मैंने कहा कि उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में जो जजों की हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया वो बहुत ही जटिल है। इसके लिए मैंने आपको अपने सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो में पढ़ाया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत जब प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव के लिए 2 आधार होने जरूरी हैं। आधार केवल 2 ही हो सकते हैं जिनके आधार पर इनको हटाया जा सकता है। एक होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता। इन दोनों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे वो कैग हों, दोनों को हटाए जाने का जो प्रक्रिया है, जो आधार हैं, वो यही 2 हैं। अगर इन दोनों को ग्रसित दिखा करके कोई प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव को यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 प्रस्तावकों का अनुमोदन होना चाहिए, राज्यसभा में लाया जाए तो 50 प्रस्तावकों का अनुमोदन होना चाहिए। इतने अनुमोदन के बाद विशेष बहुमत से दोनों सदन इसको एक ही सत्र में पारित करें और राष्ट्रपति महोदय उसे अनुमोदित करें। जब उसे पारित करेंगे दोनों सदन, इसकी भी प्रक्रिया है, एक सदन आरोप को पारित करेगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, फिर उसमें वो अपनी बात को रखेगा। तो ये प्रक्रिया आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाके पढ़ सकते हैं। तो 2 आधारों पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, कैग को। और हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, उच्चतम न्यायालय के जज के अनुसार। तो जटिल प्रक्रिया है, इनको हटाया नहीं जा सकता। अगर इस तरीके से इनके हटाने की प्रक्रिया को इतना जटिल रखा गया है, इसका मतलब इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय होते हैं उनके निर्णय बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, एक अभिलेख का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको भी हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो यहाँ इनको भी हटाने की प्रक्रिया जटिल इसीलिए रखी गई है क्योंकि इनका जो कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको हम बताएंगे कि वो कार्य क्या करते हैं ये, और हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में इनका इतना महत्व क्यों है। अब इनके वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निर्भर होंगे, इस पर भारित होंगे। तो ये संचित निधि पर, किसके, भारत की संचित निधि पर। अब कितनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। इस समय कितनी है वर्तमान में, ये जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो उसको रिवाइज़ करके जाया करें। तो जैसे इस समय 2,50,000 रुपये है, तो लेकिन जब ये रिवाइज़ होगी सैलरी तो इनकी भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही इनके वेतन भत्ते पेंशन होंगे, और वो किस पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर। एक निर्बंधन लगाया गया है कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सेवाएं अपनी ये नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये इनके जो अधिनियम बनाया गया था उसके तहत कैग की जो कर्तव्य, सेवा शर्तें ये जो रखी गई हैं वो इनके बारे में बताया गया है। ये तो हुआ इनकी नियुक्ति और इनसे संबंधित प्रमुख बातों के बारे में, जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ से तो पूछते ही थे, अब इनको उठा करके क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाने लगे हैं, अनुच्छेद 149, 150, 151 से। तो क्या हैं इनकी कार्य एवं शक्तियाँ, कैग की कार्य एवं शक्तियाँ। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब केंद्र में संप्रग की सरकार थी
और उस समय कई घोटाले सामने आए। वो सभी घोटाले कैग द्वारा ही प्रस्तुत किए गए थे, बाद में लाए गए थे। उनको निकाला गया था कि इनमें जो घोटाला हुआ है वो हुआ है। तो कैग का करते क्या है? दरअसल भारत प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं हमारी, चाहे वो संघ हो गया, चाहे राज्य हो गया, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो गया, संघ राज्य क्षेत्र, इनकी इन प्रमुख चीज़ों पे इनका ऑडिट होता है। ये ऑडिट करते हैं। कैसे? जो संचित निधि है, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि या राज्य में जो संचित निधि है, संघ राज्य क्षेत्रों में संचित निधि पर जो भारित व्यय है, उन व्ययों को सही ढंग से किया गया है या नहीं, इस बात की संपरीक्षा करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो आप ऐसे ही समझिए, आपके घर में आपका ऑडिट कोई करे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखना होगा, और अगर उसमें कोई भी गलत खर्च है तो आपके पेरेंट्स उसके लिए आपको रोक सकते हैं। तो एक तरीके के गार्जियन का यहाँ पर काम है कैग का। तो वो भारत प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि का ऑडिट करेंगे। आकस्मिक निधि में जो व्यय किया गया है, उसका जो निधि था, फंड था, जो कंटिजेंसी फंड, इस पे जो व्यय था वो सही ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया है। इन राज्यों के जो विभाग हैं उनका आय व्यय का ब्यौरा, इनके जो अंतर्गत जितने विभाग हैं उनके द्वारा किया गया व्यापार, निर्माण, लाभ हानि, इनका भी ऑडिट। या राजस्व, जो भारत सरकार को या राज्य सरकार को इनको राजस्व से पैसा मिलता है, उस राजस्व से पोषित गवर्नमेंट एडेड सभी निकाय, सरकारी कंपनियां, इन सब के लिए जो भी कार्य प्रणाली है, जो गवर्नमेंट का फंड है, वो ढंग से खर्च किया गया है या नहीं, योजनाबद्ध तरीके से है या नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं कि उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थितियां अगर सामने आती हैं तो वो किस प्रकार से रोक लगाएंगे, इस पर भी अभी जानते हैं। तो इनका ये ऑडिट करते हैं कौन? कैग। इसीलिए हमने कहा ना कि जब इतनी बड़ी हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का ही ये ऑडिट करते हैं तो इन पर कितना प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए इनको हटाने की प्रक्रिया को बहुत जटिल रखा गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रखा गया है। तो दोस्तों, ये इस रिपोर्ट का ऑडिट का करेंगे क्या, इसको जान लेते हैं। जब वो संघ का ऑडिट करेंगे तो वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाएंगे, यानी कि संसद में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। अब संसद में प्रस्तुत हो गया तो क्या होगा? उस पर चर्चा होगी। चर्चा होगी तो अब वहाँ पर कई समितियाँ हैं, वो समितियाँ इस पर कार्य करेंगी। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति वहाँ पर क्या करती है? जो ये कैग रिपोर्ट देते हैं उनकी वो जांच करती है एक बार फिर से कि ये जांच सही हुई कि नहीं है, क्या रियल में ऐसा विभाग ने किया है, और उसमें अगर गलतियां पाई गई, आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति बहुत ही पावरफुल होती है, जब उसमें गलतियां पाई जाएंगी तो क्या होगा? सरकार को उसका जवाब देना होगा, सरकार जवाबदेह होगी। इसीलिए सरकार इस तरीके धन के दुरुपयोग से बचती है। यदि वह ऑडिट राज्य का है तो उसे वो राज्यपाल के समक्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, संघ के लिए लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं, राज्य के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, हाँ, राज्यपाल को स्टेट की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और राज्यपाल महोदय उसको क्या करेंगे? विधानमंडल में प्रस्तुत करवाएंगे। और विधानमंडल में भी क्या होगा? जो लोक लेखा समिति है वो समितियाँ जो हैं उनका ऑडिट करेंगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो लोक लेखा समिति है उसका मित्र मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं कि भारत में लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक किसे कहा गया है? तो वो हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 1976 के आसपास में इसमें इनका जो काम है वो थोड़ा वर्कलोड कम कर दिया गया। जो लेखांकन का काम था उसे हटा करके सेंट्रल के लिए केवल लेखा परीक्षक का ही काम करते हैं, और राज्य के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षक से कार्य करते हैं के लिए। 150 में जो ऑडिट करेंगे उनके प्रतिवेदनों का प्रारूप क्या होगा, ये निर्धारित किया गया है। ये राष्ट्रपति महोदय इन्हीं से परामर्श लेकर के प्रतिवेदनों का प्रारूप क्या हो
उस प्रारूप को बनाया गया है और उस प्रारूप के जरिए ही ये ऑडिट करते हैं और वही लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल हमारी बातों को एक बार आप सुनते रहिए। आप घर में जब भी काम कर रहे हों, केवल आप हमारे वीडियो को प्ले करें, आप अपने काम करते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए। कहानी की तरीके से सब याद हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी हमारा जल्दी ख़त्म होने वाला है। पॉलिटी जैसे ही ख़त्म होता है 1 अगस्त से हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, इंडियन ज्योग्राफी की। इस तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आपको एक कंप्लीट जीएस का पैकेज मिलेगा जिनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो निर्वाचन का होगा। तो निर्वाचन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको पढ़ाई करते रहे, इनके नोट्स बनाते चलिए। आप इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको बार बार पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में निर्वाचन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।